Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Okay, so we were discussing assignment 8.2. Assignment 8.2. Okay, so now let us discuss question number 40. Okay, so question number 40 says that in the given figure, 4 identical spheres of equal masses are suspended by wires of equal length L0, so that all the spheres are almost touching to each other. If the sphere 1 is released from horizontal position, the collisions are elastic. The velocity of sphere 4 just after the collision is. ठीक है, तो देखिए हमने कल एक प्रॉब्लम किया था, उसमें था क्या कि अगर इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास m है, और यहां से अगर इसको वेलोसिटी v इंपार्ट की जाए तो ये v इसको देगा, फिर ये v इसको देगा. समझ गए बात? तो अल्टीमेटली जो है क्या हो जाता है, ये रेस्ट पे होता है, ये रेस्ट पे हो जाता है, और जो आखिरी वाला बॉल है वो 20 चला जाता है, राइट? Yes, sir. Okay, so in this case also the same concept will apply. So one will be released from horizontal position. Okay, so sphere 1 will be released from horizontal position. तो 1 जो है हमारा यहां से रिलीज किया गया है horizontal से, और 2 जो है 2, 3, 4 ये सब यहाँ पर है ना. तो सबसे पहली बात तो बताइए 1 जब यहां से यहाँ पे आएगा ना, तो यहां से रिलीज किया गया है तो उसकी लेंथ L है. ठीक है, तो यहां से रिलीज किया गया, तो यहाँ पर आने के बाद 1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए? 2gl. कैसे निकालेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन से. हाँ सर. एनर्जी कंजर्वेशन फॉर वन. ठीक है, तो इनिशियली जो है mgl है. सपोज दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. इनिशियल इट इज mgl इज इक्वल टू बाद में हाफ m v स्क्वायर. सो वेलोसिटी ऑफ 1 जो हो जाएगी when it reaches the lowest point v1 is equal to root 2gl. अब v1 की root 2gl आएगी, तो v1 जो है मतलब 1 जो है 2 को पास करेगा, 2 3 को और 3 4 को, तो अल्टीमेटली 4 जो है कितने से जाएगा? रूट 2gl से. ओके, तो आपका आंसर ए हो जाएगा. Okay. So now let us do question number 43. So question number 43 says that consider a particle of mass m colliding elastically with another particle b of mass mb at rest, where mb by ma is gamma. The collision after the collision, the ratio of kinetic energy of the particle b to kinetic energy of the particle a is given by. Okay, हाँ, यहाँ पर इसमें क्या दिक्कत आ रही है 43 में? सर इसमें आंसर का इशू. आंसर की प्रॉब्लम. अच्छा, आंसर में नीचे यहाँ पे प्लस आ रहा है क्या, माइनस की जगह 2 की जगह? यस यस सर. राइट, या सो उसको करेक्ट कर लीजिएगा. इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर जो है
ऊपर तो 4 आ रहा है, यस सर। तो नीचे आएगा गामा प्लस 2 प्लस 1 बाय गामा, ये आ रहा है ना? यस सर। यस, इसका आंसर ए में ये अलग कर लीजिएगा, -2 की जगह +2 कर लीजिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, कोलाइडिंग इलास्टिकली है, तो आपका क्या कहते हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा और E = 1 वाली इक्वेशन हो जाएगी, है ना? ओके, हाँ सर। ठीक है। Now let us look at question number 44. Question number 44 says that a ball is allowed to slip without friction. Small elastic ball of mass m is placed at an apex of 45 degrees inclined plane as shown in figure below. The ball is allowed to slip without friction down the plane. Okay. लिख लिया ये सबने, ये स्लाइड? Yes, sir. 44 में भी आंसर गलत है क्या? 44 में लेट अस चेक आंसर, इसका क्या दिया हुआ है? आंसर सही आ रहा है सर। एक बार देख लेते हैं 44, तो आंसर नहीं मैच हो रहा है, ऐसा है? मेरा आंसर मैच नहीं। ओके, ठीक है, लेट अस सी। तो देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन हियर, okay, and the angle is 45 degree. Okay, and the height is h. Height is h. Okay, and the ball is released from here. Okay. Okay. So when the ball it reaches here, तो सबसे पहले बताइए जब बॉल यहाँ पर रीच करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वही एनर्जी कंजर्वेशन से कितनी हो जाएगी? √2gh हो जाएगी। h हाइट गया तो हाफ mv² इज mgh, तो √2gh, ठीक है। नाउ इट इज अ 45 डिग्री, तो हमारा जो कोलिजन हो रहा है वो 45 डिग्री एंगल पे हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज आपका ग्राउंड और आपका कोलिजन जो हो रहा है इधर 45 डिग्री पे हो रहा है। V, दिस इज 45 और ये V से आ रहा है, ठीक है। तो बताइए कोलिजन जो हो रहा है उसका लाइन ऑफ कोलिजन तो ये है, यस सर। राइट, इंपल्स यहां से लगेगा। तो इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा Vx और एक होगा Vi। ओके, तो अब बताइए जब कोलिजन होगा तो कोलिजन तो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब Vx चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं है, नो सर। मतलब Vx तो वही का वही रहेगा, कितना? V cos 45 कितना है? cos 45 कितना होता है? 1/√2 और V इज √2gh, तो Vx हो जाएगा आपका √gh। अब बताइए Vy क्या होगा? Vy क्या होगा? कोलिजन में Vy क्या होता है, जो Vy प्राइम जो बोल सकते हैं, कितना होता है? Vy से आ रहा है और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.5, तो Vy प्राइम क्या होता है? E से मल्टीप्लाई होता है। यस सर, तो Vy प्राइम हो जाएगा आपका 0.5 इंटू Vy, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू Vy कितना है? V cos 45, तो आपका आ जाएगा 0.5 इंटू √gh। ओके, तो अल्टीमेटली आपका सिचुएशन ये है कि बॉल को जो है फेंका गया है ऐसे, यहां से फिर अब यहां से जब टकराएगा बॉल तो वापस से इस तरह से प्रोजेक्टाइल करेगा, ठीक है। ओके, ओके,
तो सपोज इसकी वैल्यू ई है ना, इसको ई लिखता हूं मैं, ई, ताकि जनरली ई इंटू रूट जी एच। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहां से बॉल आया, यहां पर बॉल की है वेलोसिटी रूट जी एच, और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है ई इंटू रूट जी एच, ई इंटू रूट जी एच। अब यहां से टकरा के इधर जाएगा ये। अब देख रही है, अब टकरा के वापस जाएगा, तो वापस से वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो ई रूट जी एच नीचे हो जाएगी, एक्स में तो सेम रहेगी, यहां से यहां प्रोजेक्टाइल हो रहा है ना, है ना, तो एक्स में तो सेम रहेगी कितनी, रूट जी एच। अब वाई में सिर्फ नीचे हो जाएगी ई रूट जी एच। अब बाउंस करेगा, तो बाउंस करने के बाद में अब एक्स तो वही का वही रहेगा, रूट जी एच। अब वाई क्या हो जाएगा बाउंस करने के बाद में, इसमें एक और ई मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर, वी के केस में। हाँ, तो ई वी वाई ई स्क्वायर रूट जी एच हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, ओ सॉरी, हमें सिर्फ बी तक पूछा है ना। हाँ हाँ सर, बी तक पूछा। हाँ, तो ये आपका पॉइंट बी है, तो यही तक पूछा। ठीक है, तो इसकी रेंज निकालना है सिर्फ हमें। तो रेंज क्या होता है बताइए। अरे नहीं सर, एच निकाल लेंगे ना सर, वो ई से कितने तक पड़ जाएगा, और फिर आर वन बाई हाँ, तो रेंज जो होता है आपका 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी होता है। तो इसको एक कम करके ले सकते हैं, 2 इंटू यू साइन अल्फा इंटू यू कॉस अल्फा बाय जी। आर इज 2 इंटू यू साइन अल्फा क्या होता है, यू वाई होता है, और यू कॉस अल्फा क्या होता है, 2 इंटू यू वाई क्या है यहाँ पे बताइए, ई रूट जी एच इंटू यू एक्स क्या है यहाँ पे, रूट जी एच डिवाइडेड बाय कितना है जी। तो रेंज जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2 इंटू ई है 1/2 इंटू जी इंटू एच बाय जी। तो रेंज आपकी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, एच। तो रेंज यहां से आपकी एच आ गई इतनी, तो रेंज एच आ गई, और ये एच है और ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, एच होगा। अब उसने पूछा ए से बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, एच तो इंक्लाइन वाला है और एच जो है वो रेंज है, 2h। आंसर आपका हो जाएगा। जो वापस से रिबाउंड करने के बाद जो थीटा चिप करेगा वो 45 से कम होगा ना। हाँ हाँ, कम होगा, बट मैंने उसकी निकाला नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, देख रहे हो। इसको निकालने के लिए सर फिर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, उसको निकालना है थोड़ा कैलकुलेशन, बट उसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली यू साइन अल्फा यू वाई हो जाएगा और यू कॉस अल्फा यू एक्स हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल में अगर आप देखो तो एक बात ध्यान रखना कि इसको भी आप यूज कर सकते हो ना, ये वाला फॉर्मूला। तो रेंज इज 2 यू साइन अल्फा इज यू वाई यू कॉस अल्फा इज यू एक्स। तो आपको यू एक्स और यू वाई सीधा दिया हुआ है और अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सर जो ए ओ डिस्टेंस लिखे वो सर कैसे एच लिखे हैं? क्या ए ओ डिस्टेंस जो लिखे हैं वो सर एच कैसे लिखे हैं? क्योंकि ये हाइट एच है और ये 45 डिग्री है, अच्छा। तो 10 45 1 होता है। हम्म। लिख लिया सबने। यस सर। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 46। ये एक बात बताइए, आप लोगों ने जो
डिस्कस नहीं किया क्या टेलीग्राम पे? ये जिससे नहीं हो रहा है वो उसने लिखा नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो दूसरा वाला कोई सॉल्यूशन भेज देगा, फिर एक बार चेक कर लेंगे। मतलब ऐसे पूछते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन आता है तो थोड़ा हद तक समझ में आता है, थोड़ा हद तक समझ में नहीं आता है। ओके 46 46 कहता है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m and are मूविंग विथ स्पीड्स v and v/2 respectively आफ्टर undergoing a completely inelastic collision they move together with velocity v/3. The angle between the initial vectors of the two objects is okay. ठीक, तो देखिए यहां पर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट m है, सपोज ऑब्जेक्ट m है, इसको 1 बोल देता हूं, और ये सपोज वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है इधर, और ऑब्जेक्ट 2 जो है वो सपोज 2m का है, वो वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। अब बाद में कहीं कहीं ना कोई कोलाइड होंगे, तो आफ्टर द कोलिजन क्या होता है कि वो उनका मास हो जाता है 3m, बिकॉज इट इज कंप्लीटली इनइलास्टिक। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक होगा तो स्टिक कर जाएंगे ना, तो दे मूव टुगेदर विद स्पीड v/3। तो v3 जो है आपका v/3। ओके, तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द इनिशियल एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना। तो v1 और v2 के बारे में इनिशियल पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, भले ही इनइलास्टिक हो इलास्टिक। तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा तो p इनिशियल वेक्टर वाइज इज इक्वल टू p फाइनल वेक्टर वाइज। व्हाट इज p इनिशियल? p इनिशियल इज m मास पहला इनटू वेलोसिटी पहली v1 प्लस मास दूसरा है 2m और वेलोसिटी दूसरी है v2 इज इक्वल टू p फाइनल क्या है 3m इनटू वेलोसिटी है कितनी v3। ठीक है, तो आपका m और m तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर दिस। तो यहां पर है v1 प्लस 2v2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा v1 स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बताइए 4v2 स्क्वायर प्लस 4v1v2 cos एंगल प्लस 4v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 9 और v3 स्क्वायर। अब उसने दिया हुआ है कि v1 जो है v है, तो va हो जाएगा v स्क्वायर, प्लस उसने दिया हुआ है कि v2 जो है वो v/2 है, तो v2 स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 इंटू v1 डॉट v2 इज v1 v2 cos अल्फा, है ना। तो v1 है v/2 v और v2 है v/2 और cos उनके बीच का एंगल अल्फा इज इक्वल टू 9 इंटू v3 दिया हुआ है v/3, तो v स्क्वायर बाय 9। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये, तो आपका आ जाएगा 2v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2v स्क्वायर cos अल्फा इज इक्वल टू v स्क्वायर। v स्क्वायर से v स्क्वायर से v स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो cos अल्फा इज -1/2। तो cos अल्फा -1/2 कब होता है जब अल्फा क्या होता है 120 120 डिग्री होता है, राइट। नेगेटिव है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो आपका 120 डिग्री हो जाएगा, मतलब आंसर आपका डी हो जाएगा।
सर यस, सर इस क्वेश्चन में एक्स कंपोनेंट को इक्वल करके वाई कंपोनेंट को इक्वल करके कर सकते हैं। एक्स कंपोनेंट को इक्वल कैसे करेंगे? b1 का s निकाल हाँ, तो उसके लिए इक्वेशन तो बात तो वही हो जाएगी ना आपकी, मतलब ये कैसे पता है आपको कि जो v3 का क्या लिया फिर आपने, vx और v3 का क्या लिया? मतलब आप ये बोल रहे हैं ना कि v1 को आपने डिवाइड कर दिया v1x और v2x में। हाँ, तो उससे क्या है कि कंपोनेंट वाइज कंपेयर हो जाएगी वो। ओके सर। लेकिन उसमें दो अननोन हो जाएंगे ना, एक v3 का भी तो एंगल लेना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें एक्चुअली इक्वेशंस तो उतनी है, जिस पर अननोन ज्यादा हो जाएंगे तो इक्वेशंस भी उतनी हो जाएगी, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमें डायरेक्टली पूछा है कि एंगल कितना है, तो v1 डॉट v2 से निकल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या दिक्कत आ रही है? आंसर नहीं आ रहा है? ये आंसर काफी डिफरेंट आ रहा है ऑप्शन भी। कितना आ रहा है आंसर? इसमें 96। अप्रोक्सीमेटली पूछा है, देखिए अप्रोक्सीमेटली, तो आप थोड़ा क्वांटिटी तो निकालिए बट क्वालिटेटिवली भी कीजिए। तो क्रिकेट बॉल लिख लिया सबने ये? यस सर। क्वेश्चन नंबर आपका है 48। क्रिकेट बॉल बॉल्ड बाय अ फास्ट बॉलर, ठीक है? तो ये सपोज पिच है आपका, यहाँ पे क्रिकेट बॉल जो है आता है और यहाँ पे बाउंस होता है, और बाउंस होने के बाद में जो है 30 डिग्री पे जाता है। तो यहाँ से 30 डिग्री पे जाता है ये इस तरीके से, तो 30 डिग्री पे जाके कहाँ से टकराता है ये? टकराता है ये बैट से, इस तरीके से। ये जो एंगल है आपका, ये 30 डिग्री, और ये बैट से टकराता है यहाँ पे, और फिर बैट से टकराता है तो बैट के बाद में कोलिजन होगा इसमें, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप बताइए मुझे कि इसकी वेलोसिटी v है, सपोज u बोल देते हैं इसको, u। तो उसने u क्या दिया हुआ है? u उसने दिया हुआ है, टप्पा खा के कितने से आ जाती है वो? 72 किलोमीटर पर आवर। सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर से जाता है, और हमें मीटर्स में दिया, तो इसको पहली बात तो अपन मीटर और सेकंड में कर लेते हैं। तो 72 इंटू किलोमीटर्स इज 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय आवर्स इज 3600 सेकंड। तो अगर आपका u को मुझे मीटर्स पर सेकंड में लिखना है, तो u कितना हो जाएगा आपका? 20 मीटर पर सेकंड। 1000 जिससे ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा, Yes, sir. 20. 20 मीटर पर सेकंड। तो u 20 आ गया, तो अब u के दो कंपोनेंट होंगे, एक ux होगा और एक uy होगा। तो ux कितना होगा? u cos 30, राइट? तो u cos 30, तो u आपका है 20 इंटू cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ux आपका आ जाएगा 10√3, है ना? और uy आ जाएगा आपका, uy आ जाएगा u sin 30। तो u इज 20 इंटू sin 30 इज 1/2, तो 10। तो ux और uy 10 आ गया, ठीक है? अब बताइए यहाँ पे लाइन ऑफ कोलिजन तो आपका ये है ना? तो कोलाइड के बाद में कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी और कौन सी सेम रहेगी? देखिए लाइन ऑफ कोलिजन ये है ना, ये एक्स वाला सर चेंज हो एक्स वाला चेंज हो जाएगा और वाई वाला सेम रहेगा, हाँ सर। है ना? तो कोलिजन के बाद में जो है आपकी, कोलिजन के बाद में आपका इधर से जाएगा, सपोज v से चल जाएगा ये, तो v में केवल v1 इधर है और vx इधर है, तो vy तो सेम रहेगा, है ना?
क्योंकि इट इज पैरेलल टू लाइन ऑफ परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन। तो Vy तो होगा आपका Uy, और Uy कितना है 10। अब Vx कितना हो जाएगा बताइए, जब कोलिजन होता है तो E से मल्टीप्लाई होता है ना, Vx हो जाएगा आपका E इंटू यूएक्स। E कितना दिया हुआ है? सर लेकिन ये तब होता है ना जब बैट का भी कोई वापस मोमेंटम ना हो। हाँ, तो बैट का मोमेंटम कहाँ दिया है इसने? उसने एकदम मतलब टाइमिंग किया है, समझ रहे, टाइम किया है, बस टच किया उसने। ओके, मतलब ऐसा वॉल जैसे ट्रीट करेंगे उसको। हाँ हाँ, वॉल जैसे ट्रीट करेंगे, इसमें दिया नहीं है ना कि बैट इससे स्विंग हो रहा है। यस यस। उसने टाइम किया है, मतलब वहां पे जस्ट इसको रोक दिया है, तो जो भी आपका होगा वो बॉल का होगा। और तो E इंटू वी एक्स, तो E की वैल्यू कितनी दी है 0.577 इंटू आपका यूएक्स कितना है 10√3। तो आपका Vx जो है वो आ जाएगा 0.577 इंटू 10 इंटू 1.732। एक बार इसे निकालिए कैलकुलेटर से जरा। 9.993। 9.99, तो उसको 10 मान लेते हैं ना, 10 आ रहा है ना? सर 9.98 आ रहा है। हाँ, तो मतलब 10 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं उसको। ओके, तो अब क्या है, बस इसके बाद तो हमारा बात प्रोजेक्टिल का क्वेश्चन बन चुका है। कैसे प्रोजेक्टिल का क्वेश्चन? आपका इधर जो है, इधर फेंका गया है आपका V से, और आपका Vx दिया हुआ है 10, Vy 10 दिया हुआ है, और Vx दिया हुआ है 10, और आपको निकालना है रेंज। तो देखिए ये जो है ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर गिरेगा और थोड़ा सा नीचे भी जाएगा ना, क्योंकि हाइट भी दे रखी है उसकी 0.5। तो आपका रेंज सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्या होगा ये रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अभी। रेंज क्या होता है 2u² sin अल्फा cos अल्फा बाय g, और u sin अल्फा u cos अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ux इंटू uy बाय g। तो रेंज आपका हो जाएगा 2 इंटू ux इज 10, uy इज ऑल्सो 10 बाय g इज 10। तो आपका आ जाएगा r 20 मीटर्स। तो रेंज 20 मीटर्स होगा और ये थोड़ा सा होगा, तो 20 से तो ज्यादा ही होगा आंसर, थोड़ा सा, राइट। तो आपका आंसर 19.5 तो नहीं हो सकता देखो, और 9.5 भी नहीं हो सकता, और 37 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, इसमें बॉल जो है वो डायरेक्टली बॉलर से वो ग्राउंड से रेज कर रहा है सर, ये यही दे रखा है ना? हाँ हाँ, ग्राउंड से रेस कर रहा है, और उसने बोला है कि देन मूव स्ट्रेट अहेड जा रहा है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से भी प्रोजेक्टाइल तो करेगा सर? हाँ। नहीं, उसने स्ट्रेट अहेड दे रखा है ना। अच्छा। उसने बोला है कि बॉल स्पीड 72 किलोमीटर/आवर देन मूव्स स्ट्रेट अहेड। नियरली लेके रखा है सर वो, मतलब कि उतने कम डिस्टेंस के लिए वो प्रोजेक्टाइल शो ही नहीं करेगा, स्पीड थोड़ी ज्यादा है सर। यस। अच्छा, और सर उसके बाद फिर क्या हुआ है? उसके बाद में फिर बॉल टकराया, उसके बाद में उनकी वेलोसिटी थोड़ी चेंज हुई, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन किया इस तरीके से। तो सर वो मतलब कि कहाँ पे जाके उसका रेंज होगा वो बॉलर के उसने क्या बोला है कि कैरी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड आपका यहाँ पे है ना, हाँ सर। तो इतना रेंज कितना है 20 आ रहा है, तो इतना कुछ एक्स्ट्रा होगा ना, समझ गए बिफोर बात? सर रेंज आ रहा है 20, हाँ ठीक है सर। तो ये 20 से कुछ ज्यादा ही होगा सर ये वो वाला, ये वाला सर फिर से बता दीजिए सर, एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा वो बता दीजिए। ये उसने बोला है कि बॉल जो है बॉलर यहाँ पे कैच करता है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो बॉलर उसने बोला कितनी दूरी पर है। हाँ सर। तो रेंज हमारा निकल आ गया इतना 20 मीटर्स। हाँ, और इसके बाद में थोड़ा सा इधर भी चलेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल थोड़ी सी और होगी।
अच्छा मतलब हाँ सर, रेंज थोड़ा लेवल 0.5 मीटर अप पे हो रहा है, अप है, वहाँ अप है, पे अच्छा। क्योंकि बेट अप है ना, बेट। सर कैच तो हम ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं सर कि कैच वो रेंज के बाहर ही कर रहा है, रेंज के अंदर नहीं कर सकता कैच? उसने बोला है ना, विल कैरी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। हाँ तो अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा हाँ सर। हाँ। ओके। और सर क्या ये वही डिस्टेंस होगा जितना वो इनिशियली कवर करा था वो बैट बैट को हिट करने से पहले, एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है सर? देखिए इनिशियली तो बॉलर ऊपर से फेंकेगा ना, यहाँ से फेंकेगा। नहीं सर वो नहीं, जब बैट को हिट करने से पहले जो आपने बनाया लेफ्ट लेफ्ट साइड में सर, हाँ हाँ। वो उतना ही डिस्टेंस है क्या जितना आर से इधर लेफ्ट में, राइट में, सॉरी लेफ्ट में ज्यादा है? नहीं नहीं, उतना नहीं है ना, क्योंकि कोलिजन के बाद चेंज हो गया ना, यहाँ पर वीवाई और यहाँ पर वीवाई चेंज। अच्छा। इसीलिए अप्रोक्सीमेटली पूछा है। तो देखिए टीएफआर वाले क्वेश्चंस में ना, आप एग्जैक्ट उसको मत लिया करो, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से किया करो। जैसे यहाँ पर 9.98 आ रहा था, तो उसको 10 मान लिया करो, ठीक है, ओके, मतलब ओके। ऑप्शन बी लिखे ज्यादा, हाँ तो सर अगर हम लोग नियरेस्ट देखें तो 19.5 मीटर आ रहा है सर। ऐसी कंडीशन में हम लोग अगर टिक करना हो एग्जाम में तो हम लोग 90.5 ही करेंगे, क्योंकि हम लोग नियरेस्ट 20 के नियरेस्ट वही है ना। नहीं नहीं, बट उसके बाद में देखिए ये है ना कि इतना डिस्टेंस भी तो कवर करेगा वो। तो 20 से तो कुछ ज्यादा ही होगा ना, इतना डिस्टेंस भी तो कवर करेगा वो। और सर वीवाई सर 10 ले लिया हमने फाइनल, क्योंकि ग्रेविटी वाला इफेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे उसमें कि उतने टाइम में थोड़ा सा वो इम्पल्स देगा हाँ उसको? हाँ हाँ हाँ। कहाँ पर वीवाई 10? सर ये सर दूसरे वाले क्वेश्चन में। में ले रखा है सर। हाँ हाँ, तो 10 ले रखा है तो क्या करेंगे? सर इसको ये उतने देर में सर, जैसे यू जो थोड़ा सा डिस्टेंस हमने जो अभी स्टार्टिंग में छोड़ दिया कि वो उतना हाँ नहीं लेंगे कंसिडर, हाँ स्ट्रेट हेड वाला सर, हाँ। वहां से वीवाई कुछ था और ऊपर 0.5 हाइट ज्यादा जाती, वीवाई थोड़ा कम नहीं हो जाएगा? हाँ तो वो बोल रहा हूँ ना, बहुत कम, मतलब उसमें कमी काफी कम में आएगी, क्योंकि स्ट्रेट अहेड बोला ना उसने, तो उसने स्ट्रेट अहेड बोला है, उसका मतलब ही ये है, क्वेश्चन में बोला स्ट्रेट अहेड, कि आपको वेलोसिटी यहाँ पर और यहाँ पर एक ही लेना है, सीधी बात। अच्छा। मतलब प्रोजेक्टाइल अगर वो होता सर तब फिर तो कम अलग ही होता। सीन होता फिर हम्म। फिर वो डिस्टेंस भी निकालना पड़ता हिट करने से पहले, और फिर वो हाँ। वीवाई भी निकालना पड़ता, फिर सॉल्व करना पड़ता। यस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 49। लिख लिया ये सबने? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए टीआईएफआर वाले क्या होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में एम्बिग्यूटी काफी छोड़ देते हैं, है ना। सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक टीआईएफआर वाला एग्जाम। जेस्ट वाला एकदम प्रिसाइज होता है, क्या पूछना चाह रहा है वो। टीएफआर वाले में कभी कभी प्रोफेसर बनाता है क्वेश्चंस, तो वो खुद के इंटरप्रिटेशन से बनाता है कि मैं ऐसा समझ रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स भी ऐसा समझ ही जाएंगे, एंड दैट इज एन अजम्पशन। तो इसी कारण उसमें क्वेश्चंस एम्बिग्यूअस हो जाते हैं। इसीलिए when you are reading the question of TFR, just don't take it literally, just take it with a pinch of salt, ठीक है। उसका 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 इंटेंशन क्या है उसके पीछे। the particle of mass m is moving in x axis, ठीक है, with velocity u1, another particle m2 is at rest at the origin, okay? तो आपका m1 जो है u1 से मूव कर रहा है, और आपका m2 जो है वो अभी रेस्ट पे है। टू पार्टिकल्स अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पर जो है इलास्टिक कोलिजन हो जा रहा है। टू पार्टिकल्स अंडरगो इलास्टिक कोलिजन एंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v1 और v2। उसके बाद में जो है v1 से जा रहा है ये, और ये फिर v2 से जा रहा है। हाँ, तो उसने बोला है कि कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या डाउट है यार, इसमें तो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन बनेगी। तो
मोमेंटम कंजर्वेशन वाली बनेगी तो m1 u1 प्लस m2 का तो इनिशियली 0 है इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी। और दूसरी इक्वेशन है इलास्टिक कोलिजन है, मतलब E इज इक्वल टू कितना है 1 है, और E कितना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन कितने से हो रहा है v2 माइनस v1 से, डिवाइडेड बाय अप्रोच कितना है u1। तो आपका v2 माइनस v1 जो आएगा वो आएगा u1। तो हमसे आंसर v2 और v1 के बारे में, तो यहां से u1 को 1 में रख दीजिए, तो m1 इंटू u1 को रखेंगे तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो आ जाएगा m1 v2 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हमसे पूछा है m2 बाय m1, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये m1 से डिवाइड कर दूंगा तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v1 प्लस m2 बाय m1 इंटू v2। तो m2 बाय m1 आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा v2 माइनस ये v1 इधर जाएगा तो 2v1 डिवाइडेड बाय v2, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 v1 बाय v2। आंसर आपका हो जाएगा ए। लिख लीजिए इसे। और 53 क्वेश्चन, ठीक है। 53 क्वेश्चन कहता है a ball of mass m is dropped from a height h on a table with restitution coefficient eta is less than 1. How much distance the ball travel before it comes to halt? तो ये तो हम कर चुके हैं इस तरीके का एक क्वेश्चन, नहीं किया गया ये? सर एक किया था। इस तरीके का कर चुके हैं हम यार, एग्जैक्ट जैसे इस टाइप का सर आपने बताया। हाँ, तो इसका मैं आपको वो बता देता हूँ करना क्या है, बाकी फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, उसने बोला है कि हाइट h से ड्रॉप कर दिया गया ऐसे। इनिशियली जो है हाइट h से ड्रॉप किया गया, तो हाइट h से ड्रॉप किया गया है, तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, नीचे आएगा उससे पहले क्या होगी वेलोसिटी, √2gh होगी, है ना। अब वेलोसिटी टकराने से पहले √2gh है, तो जब वापस जाएगा तो क्या हो जाएगी बताइए वेलोसिटी, e टाइम्स √2j। वापस जब ऊपर जाएगा ये तो हो जाएगी वेलोसिटी जो आ जाएगी आपकी v प्राइम, वो हो जाएगी e टाइम्स v हो जाएगी, है ना। यस सर। e टाइम्स v मतलब कि यहाँ पर ईटा दे रखा है, ठीक है, तो e टाइम्स v मतलब e इंटू √2gh। तो अगर वेलोसिटी e इंटू √2gh है तो जो नई हाइट होगी h प्राइम वो कितनी होगी, e स्क्वायर टाइम्स h प्राइम v स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है ना h, है ना। तो h प्राइम कितनी हो जाएगी e स्क्वायर इंटू h, h प्राइम e स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। फिर अगली हाइट आएगी तो h डबल प्राइम क्या हो जाएगा e स्क्वायर इंटू h प्राइम, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 4 इंटू h हो जाएगा, है ना। तो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोला उसने, तो टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस कैसे होगा, पहली तो ऊपर से ड्रॉप किएगा तो h आएगा, ठीक है। फिर अब जो है
दो इटरेशन हो जाएंगे। दो क्यों में समझ में आ गया? क्योंकि ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा सेम हाइट, फिर टकराने के बाद वापस ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। 2 इंटू, अब एच प्राइम कितना है, ई स्क्वायर इंटू एच प्लस ई टू द पावर 4 इंटू एच प्लस ई टू द पावर 6 इंटू एच, इस तरीके से जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा h प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर एच, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4। तो आपका आ जाएगा h प्लस 2 ई स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये फाइनल आ जाएगा आपका 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच माइनस एच ई स्क्वायर प्लस 2h ई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। सर ये वेरी लेस देन 1 का क्या सिग्निफिकेंस है? ऐसा ही देकर रखा है ना वो? हाँ, उसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब लेस देन 1 होता तो भी काम हो जाता हमारा। अगर पूछता सर एक्चुअल हाइट, तो हम कैलकुलेशन में नीचे वाले को नेगलेक्ट या ऊपर वाले को नहीं कर सकते थे? एक्चुअल कैलकुलेशन में पूछता तो आप हाँ कर सकते थे सर, तो सीधा एच आ रहा है यहाँ से तो। नहीं, नेग्लेक्ट आप देखिए, नेग्लेक्ट आप करेंगे तब जब उसके कंपैरिजन में कुछ होगा ना, आप उसमें अगर आप दोनों इल्टा स्क्वायर को कर देंगे तो कंप्लीटली एच ही आ जाएगा वो, तो हाँ इसीलिए सर। आपको दोनों रखना पड़ेंगे। सर नीचे वाले में जो अभी हमने लास्ट थर्ड स्टेप है, लास्ट सेकंड स्टेप, सर उसमें हम 1 माइनस ई स्क्वायर सीधा वहीं पे हम 1 ले लेंगे ना? नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो सर h की वैल्यू फिर आ जाएगी 1 प्लस 2 स्क्वायर, तब भी सर वही होगा h की आना। हाँ, नहीं, वो आप डिपेंड करता है कि आपका ई क्या है, कैसे है। सर देख तो रखा ना, माइनस मतलब बहुत लेस देन 1 है। हाँ, तो यहाँ पर रखने में कितना लग रहा है आपको? लेस देन 1 है तो ई की कुछ वैल्यू दी होगी ना, उसको रख दो और क्या। हाँ सर, नहीं बस पूछ रहा था सर कि इसमें अगर h पूछता है कि एक्चुअल में कितना होगा, तब हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ओके, तो अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हमारे पास अभी बचे हैं क्वेश्चन 1 2। ट्वेंटी 24 का आंसर आ रहा है क्या? हाँ आंसर आ रहा है। इसी का ना? हाँ इसी। कल तो सर करवाया ना सर शायद? कल करवाए थे। 24 नहीं। हाँ भाई करवाए हैं, वो करवाए थे 24। एक बार देख लीजिए, उस पे नोट्स पे होगा ना। अच्छा करवाए हैं। 48 में ग्रेविटी कंसीडर कर रहे हैं तो 19 के अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। टिफर का भरे हो आप लोग? कहाँ ओपन ही कहाँ हुआ? 31 क्या? तक है ना उसका अभी। लिंक का हो रहा है, लिंक का भी ओपन ही नहीं हुआ है। नहीं हो गया था शायद, वो 1 वीक पहले ही हो गया था शायद, मैं देखा था। नहीं अभी 8 को तो रिलीज करा, मतलब ये ओपन करने का बाद बोला था। तो नहीं हुआ क्या अब तक? नहीं अभी पता तक नहीं नहीं है। हुआ। आज 12 बजे तक कर देगा शायद नहीं स्टार्ट हुआ अभी। 10 को ही बोला था उन्होंने, तो भी नहीं स्टार्ट हुआ था। भर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ। सही है सर, ऐसे क्वेश्चंस का ये बता रहे ना,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन का टाइप आ रहा है मैकेनिक्स में कि अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा भाई, उसके लिए अलग से चाहिए मेरे को लगता है कुछ टाइम, 10 दिन तो एटलीस्ट चाहिए ही एग्जाम के पहले कि करना क्या चाहता है टिफर। कलेक्टिवली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना एक साथ, जैम जैसा वर्ड अचानक से स्विफ्ट टिफर ओरिएंटेड वाला माइंडसेट, पहले से थोड़ा प्रिपरेशन चाहिए यार उसके लिए। सिर्फ मैकेनिक्स का नहीं, सब सब्जेक्ट से टिफर थोड़ा टफ ही रहता है। देखो थर्मो वाले में तो ऐसा था कि वो उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा ही सोचना पड़ेगा, बाकी का पता नहीं भाई। एसएसपी वगैरह तो कुछ नहीं करा है, टिफर का क्या सीन है उसमें। टिफर में हमको लगता है ना कि मोस्टली वो क्वांटम से देंगे और मैकेनिक्स से देंगे और ईएमटी का कुछ रहेगा, टचअप रहेगा। हाँ उन्होंने 4-5 सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है वेबसाइट पे, बस उसी से पूछते हैं, है ना। और रिलेटिविटी तो देंगे ही देंगे हमें लगता है। हाँ वो भी। रिलेटिविटी हमारा मैकेनिक्स में कवर होगा क्या? वही तो यार मैं पूछ रहा था अभी तुमसे कि तुम लोगों का हो गया क्या जनवरी और एक दिसंबर वाले बैचेस का रिलेटिविटी? नहीं हुआ हम लोग का ईएमटी हो गया, थर्मो हो गया, एमपी हो गया और अभी मैकेनिक्स और एटॉमिक ऑप्टिक्स हो गया, नहीं हुआ। मॉडर्न का कुछ नहीं हुआ, मॉडर्न तुम लोग के साथ ही चल रहा है हम लोग का। रिलेटिविटी हमें लगता है सर ये प्रतीक सर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि कल तो क्वांटम वाले बोल रहे थे कि वो नहीं कराते हैं, वो सिर्फ क्वांटम कराते हैं। और फिर न्यूक्लियर वो सब वो भी नहीं कराते क्या? वो एसएसपी वाले सर बोल रहे थे ना करवाने कि एटॉमिक और न्यूक्लियर मेरा पार्ट है, वही करवाएंगे भाई। तो कुछ ही दिन में पूरा भी करा देंगे, अभी तो मेजर पोर्शन छूटा हुआ है भाई। तुम लोगों का मतलब हम 25 जुलाई और उनका ये 25 मई और हम जुलाई बैचेस का तो मैथ्स वाला पार्ट में वही का है, फूरियर हुआ है और वो स्पेशल फंक्शंस हुआ है। मेन 2 पार्ट्स अभी छूटा है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ वेक्टर हो गया तो मतलब मेजर पोर्शन तो हो गया वेक्टर का। अरे कैलकुलस वाला पार्ट भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा यूज होता है एसएचएम में, पढ़ लेते हैं ना अगर थोड़ा तो उसका वो स्टैंडर्ड रिजल्ट वगैरह खोज के आदमी करना पड़ता है। मैट्रिसेस भी नहीं हुआ है, यही 2 चीज है जो नहीं हुआ है, मैट्रिसेस का काफी जरूरत होता है। मैथमेटिकल फिजिक्स में 2 चैप्टर अच्छा है, मैट्रिसेस आई डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा लंबा है। प्रोबेबिलिटी से भी देते हैं भाई, तुम क्वेश्चन उठा के देखो, प्रोबेबिलिटी से भी वो प्रोबेबिलिटी, लेकिन जैम का नहीं है वो। नहीं जैम में नहीं, हाँ जस्ट और टिफर में भर के देंगे। जस्ट में तो देंगे भाई, इस बार हमने दिया था जस्ट में उसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डायरेक्ट दिया रहेगा बिल्कुल। जो स्पेशल फंक्शंस आते हैं वो बीएचयू में खाली आते हैं या इसमें भी आता है क्या? मेरा टिफर भी पूछता है इंटीग्रल उस टाइप का, जैकोबियन वगैरह पूछते हैं ना शायद उसमें, जस्ट में पूछते हैं जैकोबियन शायद, बाकी लेजेंडरी और बेसल फंक्शन ये सब नहीं है। ये भी पूछते हैं, जाम वाले भी पूछते हैं जैकोबियन शायद। रिवीजन हो रहा है चैप्टर का? अरे नहीं यार, थर्मो का करना है हम लोग यार, डिसाइड करे क्या एक दिन थर्मो वगैरह का करने को, या फिर वो लोग खुद ही से कर लो। सर बोल थे टेस्ट लेंगे, टेस्ट अभी तक लिए भी नहीं। टेस्ट नहीं होगा बोले सर, मैं पूछा था सर से, सर बोले कि अभी टेस्ट सीरीज शुरू हो गया तो वो टेस्ट दे देना। मैं तुम लोग रिवाइज कर रहे हो क्या थर्मो? करना पड़ेगा वो भी, तो हो सकता है मैं एक बार सर बोले थे कि तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर खींचने लगेगा। मैंने तो अभी कार्नोट इंजन तक किया है, थोड़ा बहुत सिविल। कैसे कर रहे हो भाई, मतलब क्या थ्योरी पहले पढ़ रहे हो फिर क्वेश्चन बना रहे हो या फिर सीधा क्वेश्चन हिला रहे हो? पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा क्वेश्चन जो असाइनमेंट दिए उसमें से क्वेश्चन लगा लो और जो फंस गया थ्योरी देख लो, बस इतना कर दे। नोट्स बनाए हो आप? नोट्स है। अच्छा, मतलब पूरा बना लियो स्टैटिस्टिकल तक? नहीं, पहले का जो स्टैटिस्टिकल किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है वो पहले अभी बाकी है, 2 बार उसे कर लिया है, फिर अब की बार स्टार्ट किया थर्मो का, तो उसमें कार्नोट इंजन तक जो असाइनमेंट दिए थे उसी में कर रहे हैं। फिर ईएमटी का चालू किए हैं, ईएमटी के तो बहुत अभी हार्ड है, धीरे धीरे कर रहे हैं उसी तरह। भाई एएमटी का क्या सीन है यार, हम लोग का जैसे एएमटी नहीं हुआ तो कितना लगेगा? अभी स्टार्ट हुआ है अगर मान लो कंटिन्यूअसली। हम लोग का मार्च में स्टार्ट हुआ था, अगस्त सितंबर से खत्म हुआ, अगस्त तक कंटिन्यू चल रहा था एएमटी?
नहीं 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 EMT बीच बहुत में बड़ा रुक गया था, portion रुक के चल रहा जून था तक ये। जून तक फिर भी कंटिन्यू पूरा था। नहीं वो नहीं पूछ EMT रहा हूँ कि कितने आवर्स का क्लास है, आप ये बता दीजिए, उससे हम अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे। 50 लेक्चर 15 से। और मतलब क्वांटम जैसे हो EMT गया। का बहुत बड़ा पोर्शन है, क्योंकि EMT भी ऐसे भी है कि इसका मेजर पोर्शन मतलब बड़ा है और पूछता भी मतलब ज्यादा क्वेश्चन है इसका, बहुत समय ज्यादा लेगा। भाई बस अगर ईएमटी और डिफरेंशियल इक्वेशन और वो मैट्रिसेस हो जाए ना तो काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, मतलब ऐसा कि थोड़ा खुद से प्रिपरेशन कर सकता है, अभी तुम तो लोग का लगेगा ही EMT नहीं। कहाँ तक हुआ? अरे कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ है यार, अभी तो चार्जेस बैलेंस करना बता रहे हैं पॉलीगन में। और तो गॉस लॉ वॉस में बहुत पीछे हो यार। नहीं हुआ ना? अरे नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा समझो कि कुछ भी नहीं हुआ है अभी, अभी बेसिक्स वो में बस। ज्यादा ज्यादा वो उड़ाएंगे तो दिसंबर लास्ट कर देंगे, कुछ बहुत ज्यादा उड़ाएंगे तो। अरे यार, और वो एनालॉग भी नहीं हुआ है हमारा, हम लोगों को हो गया क्या एनालॉग एनालॉग? तो किसी का नहीं हुआ, डिजिटल हुआ है। अच्छा मतलब सॉरी, हाँ डिजिटल। ऑप्टिक्स का क्लास हो रहा है, ऑप्टिक्स का। हाँ भाई, मैं वीकेंड में हो रहा है हम लोग का। कौन से बैचेस में? वेव मतलब और कोई क्या मतलब, जैसे कि हम लोग का तो जैसे कि जुलाई वालों का तो बहुत दिन से नहीं हो रहा है, हम लोग को नहीं झा नहीं, सर हम लोग पढ़ाते वेव थे, से तो और लोग का हो रहा है। अच्छा एसएचएम थर्मो वगैरह पढ़ाते एसएचएम में कितने लेक्चर्स का है एसएचएम पूरा हो गया जिनका था हो रहा है? नहीं 15 तो लेक्चर्स लमसम का? बोले थे सर, 15 15 लेक्चर्स का? बोले थे। उसी यस, अरे यार, कैसा पढ़ा रहे हैं जहाँ सर? मतलब एसएचएम वो मैकेनिक्स वाला है ना, उसमें कोई तो है नहीं उसका रिलेशन ऑप्टिक्स से। पढ़ाते हैं। हम्म, 20 लेक्चर 22 लेक्चर में वेव ऑसिलेशन तो उसमें 20 लेक्चर हो जाएगा। क्योंकि सर उसमें ना एसएचएम वगैरह से पूछते हैं, एसएचएम ये सब हॉट टॉपिक होता है उनका पूछने का, उसी में मैनिपुलेट कर देंगे, चार्ज डाल देंगे ब्लॉक पे, बोलेंगे अब बताओ तुम क्या करोगे इसका। यस, वो जैसे जेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एसएचएम में जैसे चार्ज मतलब चार्ज कर देते हैं कुछ ऐसा, ये चीज है। देखते हैं यार, जो होगा एज इट इज देख लेंगे। नवंबर तक तो यार टिफर के कम से कम 4-5 दिन पहले तक तो हमें लगता है कि कोई क्लासेस नहीं होनी चाहिए हम लोगों की, थोड़ा टेस्ट रहेगा सिर्फ तो बढ़िया लगेगा, तो अगर और उसके लिए EMT के वैसे TIFR का पहले सर बोले थे क्लासेस लेंगे हम लोग का, TIFR का थोड़ा पोर्शन छोड़ दिए थे। टीएफआर का अलग से पोर्शन मतलब सर करवाएंगे? मतलब हाँ, ये वो मेथड बहुत ऑफ इमेजेस वास्ट है, वगैरह है। बहुत ज्यादा वास्ट है EMT, तो उसके Yes. तो TIFR का कुछ पोर्शन छोड़ दिए थे। वो मेथड ऑफ इमेजेस वाला कुछ है। और अरे वो वो दो क्वाड्रुपल लेक्चर बोले मोमेंट, थे, 2 लेक्चर का है वो। और अच्छा, और क्वाड्रुपल मोमेंट हो गई। ये जो हाँ, मल्टीपोल एक्सपेंशन वाला। एसएचएम में या फिर इसमें इंटरफेरेंस वगैरह में ऑप्टिक्स में हम लोग का सारा टेस्ट हो गया है क्या उसमें, जो सर लेते हैं क्लास टेस्ट वगैरह हाँ कंप्लीट? अच्छा हो गया। पोलराइजेशन तक का हो गया है। यस, अरे यार, हमारा नहीं हुआ यार, हमारा पोलराइजेशन खत्म है और इंटरफेरेंस का क्लास टेस्ट लिया है, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है टेस्ट के नाम पे। पोलराइजेशन खत्म होगा तो ऑप्टिक्स मतलब खत्म ही हो गया ना? हाँ, वेव वाला पार्ट खत्म हो गया। चलो सर आ गया। Now let us try MSQ. Question number 2. A ball A, can you hear me? Yes sir. yes, Ball A collides elastically with another another identical ball B with velocity 10 meters per second at an angle of 30 degrees from the line joining the centers. Select the correct answer. Okay. Velocity of ball A after collision, velocity of B after both the balls. Okay. So there is a ball A. Okay. And here it is moving in 10 meters per second. And here there is ball B. Okay. So ball B is here. और उसने बोला है कि
30 डिग्री में मुकर्रर, मतलब ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया, ठीक है। ये ए बॉल है और ये बी बॉल। ओके, तो अब देखिए, ओके तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। सपोज दिस एक्सिस, जस्ट टेक x, दिस एक्सिस टेक इज y, इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y, ओके। और b इनिशियली रेस्ट पे है ना, ठीक है। तो बताइए, इनिशियली सपोज u है, u, तो u है क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, बताइए मुझे u है क्या होगा, u है u cos 60 i cap, u cos 30 j cap, 10 cos 30 i cap, 30 डिग्री है ना, यस सर। प्लस एंगल कौन सा लिया सर आपने? लाइन जॉइनिंग वाला, वर्टिकल से? सेंटर से, अच्छा, और 10 sin 30, ठीक है। तो आपका यूए जो है, सबसे पहली बात तो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 10 cos 30, मतलब कि 10 into √3/2, so it will be 5 √3 i cap plus 10 sin 30, मतलब 5 j cap। अब बताइए लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, एक्स एक्सिस है, यस सर। यस सर। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ कोलिजन। तो एक्स एक्सिस है, मतलब कि जो भी हमारे फॉर्मूले लगेंगे ई वाले, वो एक्स में लगेंगे, वाई वाला सेम रहेगा। यस सर। यस। इसका मतलब है कि वी ए वाई, मतलब फाइनल वाई का तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, 5 j cap। चेंज क्या होगा, वी ए एक्स और वी बी एक्स, ठीक है। तो अब एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में बताइए मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, पी एक्स इनिशियल इज इक्वल टू पी एक्स फाइनल। तो बताइए पी एक्स इनिशियल कितना है, एम है, आइडेंटिकल है तो ठीक है, एम ले लेते हैं। तो एम इंटू यू एक्स कितना है, 5 √3 इज इक्वल टू पी एक्स फाइनल कितना है। सपोज आफ्टर दैट ए जो है वो वी एस चलता है, वी एक्स, तो वी एक्स प्लस एम इंटू वी ए वाई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी बात, अब इलास्टिकली बोला है, मतलब ए की वैल्यू, ई की वैल्यू 1 है ना? अब ई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे वी पी वाई होगा, वी ए सॉरी वी बी एक्स, बी एक्स है ना। ई इज इक्वल टू 1 है, तो ई इज इक्वल टू 1 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, वी बी एक्स माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, यू एक्स। तो आपका आ जाएगा वी बी एक्स, ये आ जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू, तो यू एक्स की वैल्यू तो 5 √3, तो 5 √3 इज इक्वल टू वी बी एक्स माइनस वी ए एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो आप एक बार 1 और 2 को ऐड कर दो, तो 1 + 2 को ऐड करेंगे अगर हम, तो 5 √3 तो 2 इंटू 5 √3 आ जाएगा। इधर वी एक्स और वी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और वीपीएक्स और वीपीएक्स 2 वीपीएक्स हो जाएगा। यहां से आ जाएगा वीपीएक्स इज इक्वल टू 5 √3। तो वीपीएक्स अगर 5 √3 आया, तो फिर यहां से
Vax इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो फाइनली Va क्या आ जाएगा, Vax तो 0 है, सिर्फ Vy है, तो Vy कितना है 5 jkm, और Vb कितना आ जाएगा, केवल x में है तो 5√3 I कैप। ये है फाइनल वेलोसिटीज। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ बॉल A आफ्टर द कोलिजन इज 5 मीटर्स पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है, 5 jkm है, A तो आपका सही है। वेलोसिटी ऑफ B आफ्टर कोलिजन इज 5√3, तो B का भी 5√3 है, बिल्कुल ये भी सही है। C क्या कहता है, बोथ द बॉल्स मूव द राइट एंगल्स आफ्टर द कोलिजन। सही है कि नहीं, ये जे कैप में जाएगा और ये आई कैप में जाएगा, तो J.I0 मतलब राइट एंगल। यस सर। ठीक है, कहता है काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड हियर बिकॉज़ कोलिजन इज नॉट हेड ऑन। ये गलत है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी बिकॉज़ कोलिजन इज इलास्टिक। सर ये हेड ऑन वाला केस जो है हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा क्लास में। नहीं, हेड ऑन वाला मतलब क्या है कि जो लाइन ऑफ कोलिजन है ना और मोशन एक ही डायरेक्शन में है, अच्छा, और oblique मतलब अलग है, बस बाकी और कोई डिफरेंस। सर देखिए यहाँ पर एक आपको पॉइंट दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट, हमने वो किया था कि दो आइडेंटिकल मास है, प्योरली इलास्टिक हो रहा है, तो एक रेस्ट पे है तो दूसरा वाला पूरी की पूरी ट्रांसफर कर देता है। इसमें एक्स में कर रहा है तो एक्स में कर देगा ट्रांसफर। सर एक्स डायरेक्शन में लाइन ऑफ इंपैक्ट में, तो इसमें एक्स में पूरी की पूरी ट्रांसफर कर रहा है। देखो हाँ सर, इसमें एक्स में इनिशियली 5√3 है, और ये पूरी की पूरी जो है बी को ट्रांसफर कर रहा है, और ए में 0 जा रहा है। ओके सर जैसे मैंने एक सर स्टेटमेंट पढ़ा था कि जब दो बाल सेम मास का हो तो वो सर इलेक्ट्रिक कोलिजन करते तो उनके बीच जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री रहता है। हमेशा 90 डिग्री नहीं होगा ना, कोलिजन के बाद सर दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका किस एंगल पे हो रहा है वो। मतलब जिस भी एंगल पर हो उसके बीच जो कोलिजन के बाद जो होगा वो 90 डिग्री हमेशा होगा। ये Yes, स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है आप, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो, क्योंकि देखिए एक डायरेक्शन में तो सेम रहेगी वो वाली पुराने वाले की, और दूसरी में पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी इधर। मैंने सर उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखा भी था। हाँ हाँ, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी फॉलो करेगा जब उसके बीच एंगल 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक कोलिजन में सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्लो करता है। यस यस यू आर राइट, तो 90 जाएगा, वो सही कह रहा है आप। बट 90 जब ही जाएगा जब किसी ऑब्लिक एंगल पे हो रहा है वो कोलाइड। समझ रहे बात, किसी एंगल पे हो रहा है, अगर किसी एंगल पे नहीं होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा, तो सेमी डायरेक्शन में होगा ना। ऑब्लिक कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन करेगा तो सब तो एक तो बॉल रेस्ट में आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है, हेड ऑन करेगा तो एक रेस्ट पे आ जाएगा और दूसरा वाला उससे चल जाएगा, और ऑब्लिक करेगा तो जो परपेंडिकुलर वाला है पहले वाला उससे चले जाएगा, और दूसरे वाला पैरेलल वाली स्पीड ले लेगा पूरी। इस केस में भी वही हो रहा है ना सर। हाँ, इस केस में भी वही हो रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन ऑफ कोलिजन ये है, तो परपेंडिकुलर वाली से चला जाएगा ए, और पैरेलल वाली पूरी की पूरी ए अपनी बी को दे रहा है, चाहे वो किसी भी एंगल पे हो। हाँ किसी भी एंगल पे हो। क्या हुआ, उसका तो दूसरे को हम बता सकते हैं डायरेक्टली 90 माइनस करके। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा जी। मैं एक कर रहा हूँ ना कि अगर एक बॉल का एंगल दिया हुआ हो, हाँ, और वो दोनों अगर एक अगर एंगल दिया हो तो दूसरे को तो हम लोग 90 माइनस वो करके हम लोग बता सकते हैं ना डायरेक्टली, फिर तुम लोग कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं होगा। हाँ तो लेकिन इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक पहली बात ऑब्लिक, तीन बातें, पहली बात ऑब्लिक, दूसरी बात इलास्टिक, और तीसरी बात सेम मास। ओके सर, ठीक है, आप जनरल प्रिंसिपल नहीं कर सकते। ऑब्लिक, इलास्टिक एंड सेम मास, आइडेंटिकल बॉल्स। लिख लिया सबने ये? यस सर। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 3। Particle initially at rest breaks into 3 fragments
तो रेस्ट में है इनिशियली पार्टिकल और ब्रेक करता है फिर 3 फ्रेगमेंट्स में 1 2 3, ठीक है। तो इनिशियली इसको if the lightest and heaviest particles move at the right angle with speed v naught and intermediate one moves with other speed, okay, ठीक है, ओके। तो ये एक्सप्लोजन होता है, यहाँ पे ब्रेक होता है। तो 1:2:3 मतलब 6 है ना। तो एक काम करते हैं, इसको इनिशियली 6m ले लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इसमें 3 मासेस आ रहे हैं, फिर 1 2 और 3। तो एक आपका m वाला आ जाएगा, एक आपका 2m वाला आ जाएगा और एक आपका 3m वाला आ जाएगा। तो लाइटेस्ट और हेवीएस्ट पार्टिकल मूव्स एट द राइट एंगल विद इक्वल स्पीड v। तो ये सपोज आपका 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो उसने बोला है कि v1 और इज इक्वल टू v2 है ना, इज इक्वल टू v0 है। और दूसरी बात बोला है नहीं, लाइटेस्ट एंड हेवीएस्ट ना, तो v1 इज इक्वल टू v3, हेवीएस्ट v3 है ना। तो उनकी मैग्नीट्यूड v0 है, बट v1 डॉट v3 इज इक्वल टू 0 है, मतलब 90 डिग्री। v1 इज परपेंडिकुलर टू v3, ये दिया हुआ। एंड इंटरमीडिएट वन मूव्स विद सम अदर स्पीड, ओके। तो अब इंटरमीडिएट की बात पूछा उसने, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए मुझे मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यस सर। मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो मोमेंटम कंजर्व्ड मतलब p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो p इनिशियल क्या होगा, 0 होगा क्योंकि रेस्ट है। p फाइनल क्या होगा, m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2 प्लस 3m इंटू v3। तो यहां पर क्या होगा, हमें v1 और v3 का दिया है ना, तो एक काम करते हैं, इसको v2 को इधर ले आते हैं लेफ्ट में। तो माइनस 2m इंटू v2 इज इक्वल टू m v1 प्लस 3m इंटू v3। इसको एक बार m को कैंसिल कर दो, ठीक है, ओके। तो अब एक बार इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा 4v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आएगा v1 स्क्वायर प्लस 9v3 स्क्वायर प्लस 6v1 डॉट v3। तो v1 डॉट v3 कितना है, 0 है। 4 इंटू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, v1 स्क्वायर कितना होगा, v1 और v3 v0 है, तो v1 स्क्वायर हो जाएगा v0 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इज ऑल्सो v0 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर इज 10/4 मतलब 5/2 v0। तो v2 आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 5/2। ओके, तो v2 की स्पीड ये हो जाएगी। Now, next question is NAT का थर्ड। तो देखिए NAT का एक बार थर्ड देखिए, इसमें कुछ डेटा तो दिया ही नहीं हुआ है यार। NAT का थर्ड में ये लिख लिया सबने? यस सर। तो NAT के 3 में जो है, a body of mass m is moving with speed v0 make an elastic one dimensional collision with a stationary body of same mass।
they are in contact with very small time interval delta t. The contact force between them was shown in figure. The value of F max is, ठीक है, okay. ठीक है, तो मास m जो है वो v से मूव कर रहा है इधर, और ये दूसरा मास m जो है वो रेस्ट पे है। तो ये कांटेक्ट में आएंगे थोड़ी देर तक, और उसके बाद में फिर क्या होगा, अब ये इलास्टिक हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये फिर रेस्ट पे आ जाएगा और ये v से चला जाएगा, है ना, समझ गए। तो उसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, ये पूछा है इसने, ठीक है। तो देखिए अब इस पार्टिकल 1 है और पार्टिकल 2, तो पार्टिकल, कंसीडर पार्टिकल 2, पार्टिकल 2, तो पार्टिकल 2 पे 1 फोर्स लगाएगा जब भी तो आगे जाएगा वो, है ना। तो पार्टिकल 2 की बात करें अगर हम, तो पार्टिकल 2 के ऊपर F इज इक्वल टू dp बाय dt, ओके। तो dp इज इक्वल टू हो जाएगा F dt। तो अगर मैं यहां पे देखूं, इसको इंटीग्रेट करूं, तो डेल्टा p इज इक्वल टू F dt इंटीग्रल। तो डेल्टा p इज p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रल F dt। अब बताइए पार्टिकल 2 के लिए फाइनल कितना है, mv है माइनस इनिशियल 0 है, और इंटीग्रल F dt क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर एफ टी दिया हुआ है, तो एम वी इज इक्वल टू, एरिया कितना होगा, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस कितना है डेल्टा टी इंटू हाइट कितना है एफ मैक्स। तो यहां से आपका एफ मैक्स आ जाएगा 2mv बाय डेल्टा टी। वन को लेके भी हम कर सकते हैं ना सर? हाँ, 1 को भी लेके भी कर सकते हैं, दोनों पे फोर्स तो सेम ही रहेगा ना, इक्वल एंड अपोजिट। हाँ। इसमें डेटा नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर आपका ये इस फॉर्म में आ जाएगा। Now N87 क्या कहता है, a small ball A slides down the quadrant of a circle as shown in figure, okay, and hits the ball of equal mass m which is initially at rest. What is the velocity of ball after the collision? सर इसमें एफ मैक्स पूछा है और डेल्टा टी बाई 3 का है सर, उसमें उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्या? नहीं, उसका मतलब देखिए, वो ग्राफ कैसा भी हो, हमारा एरिया तो ट्रायंगल का हाइट से रिलेटेड है ना सर। तो इसमें एफ डी टी को हम सीधा एफ मैक्स इंटू डेल्टा टी बाई 3 नहीं लेंगे? क्यों? इंटीग्रल एफ डी टी एरिया अंडर द कर्व होता है ना, तो आप एक पॉइंट पे। हाँ। सर एफ मैक्स के लिए पूछा है इसलिए मैंने बोला सर कि एफ मैक्स के लिए अगर पूछा है तो मैक्स मतलब ये है कि उसका जब मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फोर्स का, बस। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया सब, नहीं है? यस सर। स्मॉल बॉल, तो यहां से इस तरीके से ये जा रहा है, क्वाड्रेंट है ये, तो यहां से रिलीज किया गया है ए को,
मास दोनों का सेम है m, और यहाँ पर एक बॉल b है m। तो बताइए ये r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब बॉल a यहाँ पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v? बताइए। रूट 2gr हो जाएगी। हाँ सर। हाइट h से गिरा है, हाइट r से, तो रूट 2gr कैसे? एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है। अब उसके बाद में ये a जो है हिट करता है b को, तो a जो है हिट करता है b को, a जा रहा है v से और b रेस्ट पे, और दोनों के दोनों इक्वल मास है और इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा इसका। तो a जो है रेस्ट पे जाएगा और b जो है वो आपका v से चलने लगेगा, है ना। तो फाइनली vb कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू रूट 2gr इज इक्वल टू रूट 2 इंटू g कितना है? 10, और r इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। तो रूट 2 1.41। अच्छा, इसमें एक ये लिख लीजिएगा कि द कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक। ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है इसमें, है ना? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी डिपेंड करेगा ना कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, हिट्स द बॉल बी इलास्टिकली कर लीजिए बस। सर यस। इससे मतलब इसी क्वेश्चन से, इससे नहीं, कोलिजन वाले से एक थोड़ा सा डाउट था सर। जैसे कि एक ब्लॉक रखा है, हाँ। और फिर उसमें स्ट्रिंग अटैच्ड है और दूसरा ब्लॉक उससे अटैच रखा है, लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन अभी 0 है, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है नॉर्मल स्टेट में। हाँ। और हम सर किसी भी एक ब्लॉक को अगर हम सर्टेन वेलोसिटी देते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स पे रखा है अगर, तो सर हम एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मतलब एक टाइम आएगा जब स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी और दूसरे वाले ब्लॉक को खींचना चालू कर देगी। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फोर्स टेंशन लग रहा है, हम फोर्स नहीं लगा सकते ना उसमें? फोर्स इंटरनल है। अच्छा, टेंशन को भी सर हम इंटरनल मान लेंगे? क्योंकि दोनों मास, देखिए दोनों मास को ले रहे सिस्टम को, तो टेंशन इंटरनल ही है ना। सर मतलब अगर दो मासेस का सिस्टम देख रहे हैं तो उनके बीच में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम उसके अलोंग भी लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ओके, अच्छा अब बताइए मुझे कि सेंट्रल फोर्स में आपके डाउट्स बता दीजिए मुझे एक बार। सर वो 1 2 3 के आंसर्स नहीं दिए हैं सर पीछे। क्वेश्चन सर 1 2 3 का पीछे आंसर्स नहीं दिया है। कौन से 1 2 3? सेंट्रल फोर्स में? हाँ सर, एक्टिव क्वेश्चन है ना। जस्ट 1 मिनट, अभी सेंट्रल फोर्स का देखते हैं। तो बताइए मुझे कि हाँ, तो सेंट्रल फोर्स में असाइनमेंट कौन सा किया था आपने? असाइनमेंट 9.1 कर लिए और 9.2? ओके, असाइनमेंट 9.2 उसमें बताइए डाउट्स मुझे 1 से 5 बताइए क्या डाउट है। इसमें 5 को छोड़ के किसी का आंसर ही नहीं दिया। यस सर, 1 2 3 4 का कोई आंसर नहीं दिया, तो पता नहीं चल रहा सही किए कि गलत किए। और सर 2 का बी भी नहीं हो रहा था। ओके, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 इसके आंसर्स, ठीक है। ओके सर 8 का आंसर गलत दिया है क्या? नहीं, एक बार देखते हैं। 6 to 11 बताइए। 6 to 11 नंबर 10। तो 10 8 का आंसर डी होगा, तो सही दिया। हाँ बताइए क्या है? 10 सर 7। 7 कौन सा है? कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m। यस सर। 7 और बताइए। सर 9 10 11 12 9 TFR वाला है।
हाँ सर वो TFR 9 से लेकर 12 तक। और 10, 11 और 12 भी है क्या? हाँ सर मतलब उसमें आंसर मैच नहीं हो रहा था, लेकिन मतलब आंसर कर तो पा रहा था, लेकिन कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था। 12 to 20 बताइए। 12 to 20 सर 14। 14 और बताइए 12 to 20 में होगा 14। 13। कौन सा? 13। 13। Yes, sir. So 21. 21 to 30 बताइए। तो 20 18 भी है। 21. 30 बताइए। 21. 21 22। 22 25. तो 25 का आंसर नहीं आ रहा है। ओके। 31 to 39 बताइए। सर 28 29 भी सर, मतलब सर 29 30 सर। 29 30 यस सर, मतलब जिसमें वो टाइम एवरेज निकालने का बोल रहे हैं, उसको कैसे करना है समझ नहीं आ रहा है। टाइम एवरेज मैंने विरियल थ्योरम कराया था ना। ओके विरियल थ्योरम से मैंने एक VRMS का क्वेश्चन भी कराया था आपको। ओके ओके यस। क्वेश्चन नंबर 31 to 39 बताइए। 33। सर 35। 33 ओके और बताइए 30 35। 35 सर। 38. 38. 38 38 ओके। 40 to 47 बताइए। 33। यस 42. ओके। सर ये जो 43 है, इसमें सर क्वेश्चन में r to the power n छोड़ दिया गया है, उसके चलते सर दिक्कत हो रहा था, आंसर रॉन्ग आ रहा था। अच्छा r to the power n नहीं दिया क्या इसमें? नहीं सर, r दिया हुआ है बस, लेकिन ऑप्शन सर आंसर जो दिया हुआ है उसमें r to the power n रहेगा तभी होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाला आंसर दिया है सर इसमें। अच्छा पर इधर r पावर n नहीं दिया है। 41 भी। 41 भी है आपका। ओके। 48 to 56 बताइए। 53. ओके। अब 57 to 61। 57 to 61। 62 to 68। 64. सर 64। ओके। 69 to 73। 69. MSQ और NAT में बताइए। MSQ NAT। N87 and 1. सर 73 सर 72 कर लीजिए सर 72 NAT का कौन सा बोल रहे हैं? 6। 1 and 7. ठीक। 86 भी है। अब एक बार बताइए आप 9.1 के बताइए डाउट। सर 9.1 आपने करने बोला, के अभी डाउट लिखे नहीं है। आपने करने शायद नहीं बोला था। आपने कहा था 9.2 लिख दिया। पूरा नहीं बोला था क्या आपको? सर आप ग्रेविटेशनल 9.2 बोला था।
सिर्फ 9.2 बोले थे आप। ठीक है, 5.1 के ले लीजिए सर। 9.1 कर लीजिएगा। 9.1 आप आज क्या है, वेडनेसडे, तो फ्राइडे तक कर लीजिएगा। ठीक है, 9.1 इसमें लगभग 30-35 सवाल है, 35 से 40। सर अब आप चैप्टर 5 कब लेंगे? चैप्टर 5 के डाउट्स, एक मिनट, सर जस्ट 1 मिनट। 9.1 आप फ्राइडे तक कर लीजिएगा। ठीक है, फ्राइडे को हम क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, असाइनमेंट आप कौन सा रह रहा है? 5 भी रह रहा है क्या आपका? सर हाँ, सर जस्ट 1 मिनट। 556 पे है। हाँ, असाइनमेंट 5.1 बताइए क्या डाउट्स? सर ये जो 9 क्या? असाइनमेंट 5.1 के डाउट बताइए। 1 to 4 में कोई डाउट? 2 4th सर। 4 ओके। 2 यस सर। ओके। 5 to 8 में बताइए। ओके, 5 to 8 में। तो 9 to 12? 9 12 12 सर। 12 का आंसर मैच नहीं हो रहा। 13 to 17 बताइए। 17 13 18 to 19? ओके, 19 जो है वो रिजिड बॉडी का है। ठीक है, तो एमएसक्यू में बताइए। एमएसक्यू में 3rd 4th में शायद आंसर गलत दिए। एनएटी में बताइए। एनएटी फर्स्ट वाले का आंसर मैच नहीं कर रहा। किसका? फर्स्ट वाला। ठीक, तो हमारा 9.1 अभी बचता है, तो इसको आप जो है फ्राइडे को कर लीजिएगा। आज वेडनेसडे। तो अब हम देखते हैं कल या कल क्लास में भी, आई डोंट नो होगी नहीं, परसों, कल या परसों में 9.2 डिस्कस कर लेंगे, 5.1 करेंगे, और फ्राइडे जो है हम ये कर लेंगे। सर एक बार 9.2 क्वेश्चन 8 में वो क्वेश्चन एरर है क्या? मतलब स्ट्राइक नॉट स्ट्राइक होगा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9.2 का 8 मतलब सॉल्व हो गया, लेकिन आंसर सी आ रहा है, लेकिन पीछे डी दिया है, मतलब कुछ और बी दिया है शायद। स्मॉल मीटियर अप्रोचेस द अर्थ वाला। हाँ सर, उसमें नॉट स्ट्राइक होगा क्या? स्ट्राइक दिया है क्वेश्चन में। कंडीशन फॉर स्ट्राइक, तो कंडीशन फॉर स्ट्राइक मतलब बी लेस देन होगा ना? हाँ सर, लेकिन आंसर में तो उसमें आंसर गलत दिया हुआ। हाँ, तो कंडीशन फॉर स्ट्राइक मैंने आपको लिखवाया था, वो है ना कि लेस देन होगा तो स्ट्राइक कर जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो नहीं करेगा। ओके सर, मतलब सी होगा ना आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, एक डाउट है। यस बताइए। सर ये जो आपने जो ये वाला दिया है ना, तो इसमें सर 47 का भी नहीं आ रहा है आंसर 9.2 में। जस्ट 1 मिनट। नाइन 9.2 में 47 का आंसर नहीं आ रहा है। यस सर, इसमें मतलब जैसे ऑप्शन सी में अगर बाई मतलब डिवाइडेड बाई 2 करके मेरा आ रहा है कुछ आंसर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी वाला पूछा है ना, तो फिर वो 2 का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होगा उधर। इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, यस सर डाउट था। हाँ जी बताइए। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का स्मूथ सरफेस कोई रिलेशन होता है? मतलब स्मूथ सरफेस होने की वजह से चेंज वगैरह कुछ ऐसा होता है? नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है दैट डिटरमाइंस द मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ इंपैक्ट, और स्मूथ फ्रिक्शन से उसका रिलेशन नहीं है। स्मूथ फ्रिक्शन जो है वो पैरेलल लगता है ना। यस सर।
और रेस्टिट्यूशन का इफेक्ट जो है नॉर्मल पे होता है। ओके, एक कोलिजन का 17th क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा सा डाउट है उसमें। कोलिजन का कौन सा 8.2 का? इसे मैंने दो तरीके से किया, दो तरीके से अलग आंसर आ रहा है। ब्लॉक M1 स्टेशनरी वाला, यस सर। block M1 strikes a stationary mass M3 perfectly elastically in head-on collision. Another block M2 is kept on M3. ये इसका मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? Block M2 is kept on M3 का मतलब क्या? I'm not able to understand. Block M2 is kept on M3. यस सर, इसी को मैंने दो तरीके से सोचा सर इसे। हाँ। एक बार मैंने सोचा कि M2 M3 दो बॉडी है, अच्छा। M1 M3 दो बॉडी है। ओके। इनमें इनको सॉल्व किया, हाँ। इसमें अलग आंसर आ रहा है। और एक बार मैंने M2 और M3 को एक बॉडी मान लिया। नहीं नहीं, तो वो तो आंसर तो अलग ही आएगा, बट another block M2 is kept on M3 इसका मतलब क्या है? कि मतलब इस तरीके से है क्या कि M1 जो है ब्लॉक ये M3 को स्ट्राइक कर रहा है और M3 के ऊपर M2 है, ऐसा कुछ है क्या? यस सर, ऐसा ही सोचा मैंने जब M2 और M3 को एक बॉडी माना। तो फिर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ऐसा है ना? समझ गए? कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि M2 पे कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। M2 को अलग बॉडी मानेंगे, सेपरेट। हाँ, सेपरेट मानेंगे ना, रखा है उसके ऊपर। देखिए, एक बॉडी कब मानते हैं? जब M3 के साथ M2 भी मूव करे, वो स्टिक वाला है। लेकिन यहाँ पे M2 को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, M3 नीचे स्लाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। यस सर। समझ गए बात? क्योंकि फ्रिक्शनलेस है ना, उसने बोला ऑल द कॉन्टैक्ट्स आर फ्रिक्शनलेस। सर अगर इतना फ्रिक्शन होता कि ये साथ में नहीं चलते, तो देर में वो गिर जाता, तो तब क्या करते? साथ में नहीं चलते 2 और M3। हाँ, साथ में नहीं चलते तो ठीक है, साथ में नहीं चलते तो M2 मूव ही नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। देखिए M2 है, अगर M2 को सेपरेटली देखें तो M2 के ऊपर इस डायरेक्शन में X में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना। यस सर। M2 जो है वो इंडिपेंडेंट। আকড়া এই লগন করে দিল কলেজে ये माइक ऑफ करो কলেজে দাঁড়াই রেজাল্ট চলে গেল না প্লিজ বস দেখো ठीक है, ओके बाय। गुड बाय सर। थैंक यू सर।